Dear students, welcome to our biology class, and today we are going to study about mechanism of respiration. Okay, so last time we had started with the chapter that is respiratory system in humans, and today we are going to continue with the same thing, that is mechanism of breathing. ओके सो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग चैप्टर है, इसमें चैप्टर का पॉइंट है, उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक छोटा सा रफ डायग्राम ड्रॉ किया है ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें ये है नेज़ल पैसेज, ये है बकल कैविटी पैसेज, ये दोनों आके बकोफेरेंजियल रीजन में स्प्लिट हो रहे हैं, और स्प्लिट होने के बाद वहाँ से ट्रकिया जा रहा है, एंड ट्रकिया इट एंड्स इनटू टू लंग्स. ओके, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. ओके, सो हियर वी कैन सी दैट ये जो रीजन है जहाँ पे लंग्स लोकेटेड होते हैं इनटू आवर बॉडी, इसको हम बोलते हैं द थोरैसिक रीजन और थोरैसिक कैविटी. ठीक है, थोरैसिक कैविटी के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ये इसको हम दूसरे वर्ड्स में पल्मोनरी कैविटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो लंग्स आर लोकेटेड इनटू वेयर पल्मोनरी कैविटी. ठीक है, तो पल्मोनरी कैविटी के अंदर ये जो लंग्स लोकेटेड है, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या है आज हम सबसे पहले तो वो देख लेंगे. ओके, सो सबसे पहले तो उसको बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिबकेज होता है. रिबकेज जो है उसके रिब्स जो है वो पूरी तरह से चेस्ट रीजन में ये अपने लंग्स को सराउंड कर देती है. ठीक है, उसके बाद में लंग्स के ऊपर उसके दो कवरिंग्स है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं द प्लूरा मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लूरा मेम्ब्रेन्स. ना व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लूरा मेम्ब्रेन्स. तो प्लूरा मेम्ब्रेन क्या करती है, ये लंग को पूरी तरह से कवर कर देती है दो लेयर्स से, और इसकी वजह से लंग का जो सॉफ्ट टिश्यू है इसको ये प्रोटेक्ट करेगी. किससे? जब भी हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तब लंग्स विल गो एंड दे कैन इवन गो एंड स्क्रैच दी रिब्स ऑल्सो. ठीक है, तो इस कंडीशन में लंग्स को कुछ डैमेज ना हो, इसीलिए ये प्लूरा मेम्ब्रेन्स है. सो प्लूरा मेम्ब्रेन्स विल हेल्प इन टू keeping the lungs safe from any external mechanical damage. Then अपार्ट फ्रॉम दैट रिब्स जो है वो बोन से बनी हुई है. रिब्स बोन के बनने की वजह से ये बहुत हार्ड और एकदम टफ कवरिंग बनाती है बाहर से, और ये लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, इसके अलावा फिर क्या है अपने पास. ओके, तो रिब्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो रिब्स के बीच में यहाँ पे ये मैंने जो पर्पल लाइंस ड्रॉ की है, दोज आर मसल्स. ओके, दीज आर द इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये रिब्स को अटैच करके रखती है, एंड दे हेल्प इन टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, एंड ऑल्सो देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट हियर विच इज कॉल्ड एज द डायफ्रैम. ठीक है, डायफ्राम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, चेस्ट कैविटी को यानी कि पल्मोनरी कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को, ये दोनों को सेपरेट रखता है. तो एब्डोमिनल कैविटी में से चीज़ें जो है वो लंग कैविटी में नहीं जाए, और लंग कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका केयर कौन लेता है, डायफ्राम लेता है. ठीक है, प्लस इसमें ये जो आज चीज़ें हमने देखी हुई है, दैट इज़ प्लूरा मेम्ब्रेन्स, रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, ये सब मिलके एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं. ओके, अब ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन्स है, दिस प्लूरा मेम्ब्रेन्स दीज आर लेयर्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, एंड इनको अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लूरिसिस. ठीक है, तो प्लूरिसिस में अगर प्लूरा मेम्ब्रेन को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको प्लूरिसिस बोला जाता है. तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लंग्स के अंदर में जो है वो पूरा ब्रोंका एंड एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ये जो ब्रोंका एंड एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर है, एल्वेओलाई जो है लंग्स के अंदर, दे आर ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड टू बी 300 मिलियन एल्वेओलाई प्रेजेंट इन टू आवर लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो ये एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको. लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए 3 कंडीशंस जो वेरी इसेंशियल है, उसमें से सबसे पहला तो एक लार्ज सरफेस एरिया जो हमें एल्वेओला अवेलेबल करके दे रहा था, थिन सरफेस एरिया फॉर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो भी वहाँ पे अवेलेबल था, एंड देन अगेन
the alveoli, they are surrounded by very thin network of capillaries. Okay, so capillaries के थ्रू भी exchange of gases हो जाता है. But then the question remains कि air जो है वो lungs में आता और जाता कैसा है बाहर, right? So उसके लिए आज का ये क्लास है हमारा. ओके, सो उसके लिए हम ये डायग्राम देखते हैं पहले. सो हियर यू कैन सी अगेन आई हैव ड्रॉन रफली द लंग्स हियर. ठीक है, तो जब भी हम ब्रीद इन करते हैं या फिर इनहेलेशन करना है और एक्सहेलेशन करना है तो उसमें फंक्शनिंग किसका किसका होता है. तो जैसे मैंने पहले भी बोला था उसमें डायफ्राम का फंक्शनिंग होता है. सो डायफ्राम जो है अपना वेन एवर इट इज़ इन टू रिलैक्सड स्टेट, ठीक है, सो इट इज़ समवॉट कर्व्ड लाइक दिस. ठीक है, एंड वेन एवर इट इज़ इन टू whenever we are breathing in then it will go into this flattened curvature. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये जो रिब्स है ये दे आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू आवर लंग्स बट देन अगेन इसके ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है, these intercostal muscles they are made up of striated muscle fiber. ओके, एंड दिस स्ट्राइटेड मसल फाइबर वाले जो इंटरकॉस्टल मसल्स है ये क्या करते हैं लंग्स को या फिर रिब्स को ये मूवमेंट देते हैं थोड़ा सा, जिसकी वजह से रिब्स जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है. ठीक है, एंड इसके अलावा और एक तीसरी चीज़ है, यहाँ पे मैं इसको और डिटेल में बता देती हूँ. तो ये अगर हम रिब्स का स्ट्रक्चर ही अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ये है हमारा बैक, दैट इज़ वर्टिब्रल कॉलम. ओके, ये है हमारे रिब्स जो सराउंड कर रहे हैं. ये जो बीच वाला एरिया है दैट इज़ दी वी कैन से दी लंग्स or pulmonary cavity. Okay, and here this bone that is the thigh bone, जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट ईयर बताया हुआ है, that is sternum. ठीक है, स्टर्नम जो है वो रिब्स को सबको अटैच करके रखने में हेल्प करता है. यहाँ पे इसके कार्टिलेजेस है जो इसको पकड़ने में हेल्प करती है, अटैचमेंट के लिए हेल्प करती है. ये रिब्स है. ओके, और ये है अपना वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसा है और यहाँ पे जो है दो लंग्स यहाँ पे सिचुएटेड रहेंगे. ओके, तो ये कैविटी बना देता है और ये जो एरिया है वो है इंटरकॉस्टल मसल्स का. ठीक है, तो अगर हम डायग्राम देखेंगे तो वो ऐसा कुछ होता है लंग्स में. यहाँ पे स्टर्नम है, इसमें से रिब्स निकलती है और अटैच होती है, और यहाँ पे डायफ्राम होता है. ओके, सो वेन एवर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैज़ टू टेक प्लेस, तो इस कंडीशन में दो चीज़ें समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो कौन सी है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इट कैन ओनली टेक प्लेस फ्रॉम और इट विल एयर विल ओनली पास या फिर गैसेस विल ओनली पास फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल. ओके, सो यहाँ पे हायर लेवल और लोअर लेवल का कोई ये ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो जाए. ठीक है, अगर हम एल्वेओलाई के स्ट्रक्चर में अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने बोला है यहाँ पे O2 ज़्यादा है, फिर उसके जो ऊपर में कैपिलरी नेटवर्क है उसमें CO2 ज़्यादा है, तो उसकी वजह से एक्सचेंज हो जाएगा बाय डिफ्यूजन. ओके, सो इसकी तो बात हम कर ही नहीं रहे अभी. ओके, वी आर टॉकिंग कि एयर यहाँ से अंदर कैसे जाएगा इन लंग्स में एंड देन एक्सचेंज के लिए वो अवेलेबल होगा कैसे एंड देन इट विल गो आउट, राइट. सो हाउ डज इट टेक प्लेस. तो ये हायर लेवल कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर लेवल कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. तो उसमें दो चीज़ें काम में आती है. ठीक है, तो सबसे पहला है, दो कंसेप्ट हमें समझना ज़रूरी है, दैट इज़ एयर ट्रैवलिंग के लिए हायर प्रेशर इज़ कहाँ क्रिएट करना है, लोअर प्रेशर कहाँ क्रिएट करना है. ओके, सो वी फर्स्ट नीड टू नो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ एयर जो है वो होता है 760 mmHg. ठीक है, जबकि लंग्स के अंदर भी नॉर्मल कंडीशन में यहाँ का जो है इसको हम बोलेंगे वी कैन इट कॉल इट एज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ऑफ एयर. ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन दैट इज ऑल्सो 760 mmHg. ठीक है, तो ये दोनों का अगर प्रेशर सेम रहेगा तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन नॉट टेक प्लेस, राइट. तो हमें क्या करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से इसका प्रेशर हमें कम करना पड़ेगा जिसकी वजह से एयर कैन गो इन.
ओके। और जब भी ब्रीद आउट करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ का प्रेशर जो है वो थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। सो व्हाट विल नाउ हैपन, द एयर विल ट्रैवल आउटसाइड। ओके, तो ये दोनों चीज़ें होती कैसी है, तो इनमें पार्ट लेते हैं ये तीन चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की है, दैट इज रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ओके, इनका सबसे मेजर रोल आता है इनटू एक्सचेंज ऑफ दीज गैसेस। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये डायग्राम ऐसे पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं दैट वी विल स्टडी नाउ। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ओके, सो वेन एवर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैज़ टू टेक प्लेस, तो उसके लिए जब भी हमें इनहेलेशन करना है या फिर इंस्पिरेशन करना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जनरली हमें लंग के कैविटी की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो लंग की कैविटी की कैपेसिटी हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे, तो एक सिंपलर वे से हम इंक्रीज़ करते हैं। सबसे पहले डायफ्राम को हम नीचे धकेल देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फ्लैटन हो जाएगा। डायफ्राम जैसे ही फ्लैटन होता है तो लंग्स जो है वो डिस्टेंड हो जाती है, यानी वो नीचे आ सकती है, उसको एक कैविटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा साइज में। सो इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। ठीक है, इसी सेम कंडीशन में क्या होता है, जो अपने रिब्स की इंटरकॉस्टल मसल्स है वो रिब्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर पुश कर देती है। ओके, सो नाउ अगेन फ्रॉम हियर ऑल्सो स्पेस इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, अभी लंग्स में कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने की वजह से इसका इंटरनल प्रेशर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, मैं इसको शॉर्ट में IPP लिख देती हूँ, इट शिफ्ट्स फ्रॉम 760 टू 759। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1 mmHg का डिफरेंस। ओके, तो 1 mmHg का जब डिफरेंस आ जाता है तो इस कंडीशन की वजह से नाउ हियर इनसाइड द कैविटी हमने क्या कर लिया, डिफरेंस क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हो गया लो प्रेशर वाला एयर बेल्ट। ठीक है, तो लो प्रेशर की वजह से नाउ व्हाट विल हैपन, द एयर विल बी गोइंग इन। ओके, और जैसे ही एयर अंदर जाता है, लंग्स फूले हुए हैं, उसमें एल्वेओलाई में एयर जो है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल कम टू एक्सपिरेशन। सो नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन में क्या होता है, इसके बराबर उल्टा। ओके, डायफ्राम जो है वो उसके नॉर्मल प्लेस में आ जाता है, इट मूव्स अप। ओके, रिब्स जो है वो भी रिलैक्स स्टेट में नीचे आ जाती है। ठीक है, विच विल प्रेशराइज द लंग्स। ओके, कैविटी जो है वो छोटा हो जाएगा, सो इसकी वजह से प्रेशर जो है इट विल शिफ्ट फ्रॉम 760 टू 761। ठीक है, यहाँ पे हमने -1 का डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, यहाँ पे हमने +1 का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ओके, सो जैसे ही एयर प्रेशर लंग के अंदर बढ़ जाएगा, एयर जो है इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर जोन टू लोअर प्रेशर जोन, दैट इज एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर हो गया, अभी एटमॉस्फेयर में एक पॉइंट से प्रेशर कम है, सो नाउ एयर विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड। ओके, सो नाउ दिस विल लीड टू इंस्पिरेशन ऑफ द एयर, दिस विल लीड टू एक्सपिरेशन ऑफ द एयर। तो क्या क्या याद रखना है, इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले रिब्स जो है इनमें क्या हो जाएगा, रिब्स दे विल मूव आउटवर्ड। ठीक है, सेकेंड डायफ्राम, इट विल मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो कैविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एयर को इनहेल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिब्स मूव्स इनवर्ड्स, सेकेंड डायफ्राम गोes अपवर्ड्स। ठीक है,
यहाँ पे वो फ्लैटन हो रहा है, यहाँ पे वो कर्व. ओके, सो हियर बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैज हैपेंड, द एयर विल मूव आउटसाइड, लंग्स के अंदर से एयर बाहर चला जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स. ओके, तो यहाँ पे भी आप डायग्रामेटिकली जो है देख सकते हो, मैं इसमें भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ. जब भी रिब्स जो है वो मूव करती है आउटसाइड, तब स्टर्नम जो है वो जाता है ऊपर. ओके, तो स्टर्नम जैसे ही ऊपर जाएगा, डायफ्राम वैसे नीचे जाएगा. ठीक है, सो दिस इज जो ब्लैक से मार्क किया है वो है इनहेलेशन. ठीक है, और जब भी एक्सपिरेशन हो रहा है तब उसमें क्या होगा, स्टर्नम एंड रिब्स विल गो डाउनवर्ड्स एंड डायफ्राम विल मूव अपवर्ड्स. ठीक है, तो जैसे डायफ्राम अपवर्ड मूव हो रहा है इसको बोलेंगे एक्सहेलेशन. ठीक है, so this is the basic thing about mechanism of breathing, that is how does the exchange of gases takes place inside our lungs, that is inhalation, exhalation or inspiration and expiration. This is the basic thing about how the lung capacities are present, and this is the presence of different kinds of protective membranes which are near the lungs. अभी ये सब चीज़ें जो है दीज आर जनरली कंट्रोल्ड बाय आर ब्रेन. ओके, सो हाइंड ब्रेन जो है वो ब्रीदिंग रेट जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसके लिए वर्क करता है. तो जब भी हाइंड ब्रेन इसको फंक्शनिंग करता है तब आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, दैट यू कैन ऑल्सो इवन स्टॉप योर ब्रीदिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, सेकेंड्स के लिए आप बोल सकते हो, और फिर जाके इसको आप रीगेन कर लेते हो. ठीक है, तो वॉलंटरीली उस पर थोड़ा सा कंट्रोल है बट नॉट कम्प्लीटली. हम कम्प्लीटली रेट ऑफ ब्रीदिंग हो गया या फिर इसको स्टार्ट करना स्टॉप करना हमारे हाथ में नहीं होता. ये कम्प्लीटली इनवॉलंटरी एक्शन है, बट इसको हम कुछ टाइम के लिए हम इसको ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय आर हाइंड ब्रेन स्पेसिफिकली, सो इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन. ठीक है, तो दूसरी और चीज़ है यहाँ पे, दैट इज़ ब्रीदिंग रेट. ठीक है, तो नॉर्मली जो है in 1 minute any average adult human takes or draws in 15 to 16 times we can breathe in and breathe out. Okay, तो 15 to 16 times हम breathing in breathing out, that is inhalation and exhalation in 1 minute करते हैं. इसके अलावा याद रखने वाली चीज़ एक और है, दैट इज़ इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. दैट इज़ वी एक्टिवली यूटिलाइज दिस प्रोसेस, और एक्टिवली इसमें हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रही है. जबकि एक्सपिरेशन इट इज़ एन पैसिव प्रोसेस. ठीक है, इसको हमने मेहनत की है ड्रॉ इन करने के लिए. दिस विल हैपन एज अ रिएक्शन टू द फर्स्ट प्रोसेस. ठीक है, तो एक एक्टिव प्रोसेस है और एक पैसिव प्रोसेस है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. अब इंस्पिरेशन हो गया, एक्सपिरेशन हो गया. सो नाउ व्हाट अबाउट द गैसेस विच आर बीन एक्सचेंज, उनको कैरी कौन करता है. ठीक है, सो नाउ वी हैव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन into the blood. ठीक है, सो हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इनसाइड द ब्लड. तो जैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, या फिर जैसे ही हमने एल्वेओलस में पढ़ा हुआ है कि एल्वेओलस में एयर आता है अंदर, वहाँ पे O2 एंड CO2 जो है वो एक्सचेंज हो जाता है इनटू द ब्लड थ्रू द एल्वेओलस. ठीक है, तो जैसे ही ब्लड में O2 गया है, हाउ इट इज़ कैरिड इनटू द ब्लड. ओके, सो ब्लड इज़ द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट, and inside the blood we have studied there is presence of RBCs, that is red blood corpuscles. Okay, red blood corpuscles जो है these are responsible for carrying oxygen. ओके, सो ये ऑक्सीजन कैसे कैरी करती है. सो RBC जो है उसमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज हीमोग्लोबिन. ओके, हीमोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर का पिगमेंट है, एंड इट बाइंड्स और इट मेक्स अ बॉन्ड विथ O2 इनटू ए रिवर्सिबल फॉर्मेट. ठीक है, एक रिवर्सिबल बॉन्ड बनाता है
विथ O2, जिसकी वजह से वो उसको अटैच भी कर सकता है, डिटैच भी कर सकता है, ठीक है। एंड वेन एवर इट बाइंड्स टू O2 इट फॉर्म्स अ बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम, या फिर इस टाइम बॉन्ड होने के बाद हम उसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन को बॉन्ड होने के बाद हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल कैरी और इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी इन कंडीशन व्हेन ऑक्सीजन इज कैरिड इनटू आरबीसी, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब भी बाइंड हो जाता है रिवर्सिबल फॉर्मेट में, ये O2 को लंग्स के थ्रू कैरी कर सकते हैं टुवर्ड्स द टिश्यूज, एंड वेन एवर इट इज़ रीचिंग टुवर्ड्स द टिश्यू या फिर कोई भी सेल के पास जैसे ही वो पहुंच जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, O2 को दे देगा सेल या फिर टिश्यू को, और फिर हीमोग्लोबिन विल नाउ बी अगेन रेडी टू एक्सेप्ट इवन मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो इसकी वजह से एक आरबीसी को हम रीयूज़ कर सकते हैं, एंड हेंस आरबीसी का लाइफ स्पैन इज़ 120 डेज, ठीक है। तो 120 डेज़ के लिए इसका काम क्या है, सबसे पहले तो लंग्स को जाओ, लंग्स में जाके ऑक्सीजन कैरी करो, कैरी करके टिश्यूज़ को लेके पहुंचा दो, टिश्यूज़ से वापस आ जाओ एंड कैरी अगेन न्यू ऑक्सीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एंड ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड 4 O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक बार में एक हीमोग्लोबिन कितने कैरी करता है O2, इट विल कैरी 4 O2 विद इट, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, ओके। सेकेंड थिंग इज हाउ carbon dioxide is transported, that is transportation of CO2, okay. Now when we talk about CO2, it has a very high affinity towards water, ठीक है। तो CO2 जो है उसमें से मैक्सिमम जो है हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 70% ऑफ CO2 इट इज़ कैरिड इनटू द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा में हम 70% ऑफ CO2 को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ओके। सो बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में रहती है, और फिर जाके लंग्स में जाके इनको हम एक्सचेंज के टाइम में तोड़ के इसको हम डाल देते हैं इनटू एल्वेओलाई, ठीक है। इसके अलावा बाकी का जो बचा हुआ CO2 है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व स्टेट, ठीक है। 7% और 8% इज कैरिड इन डिजोल्व स्टेट in plasma, okay, and remaining it can be either diffused into hemoglobin or it will be remaining inside the plasma itself, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी हम कैरी कर सकते हैं दिस एंटायर CO2 फ्रॉम ब्लड टू द लंग्स एंड देयर वी कैन एक्सचेंज इट, ओके। सो इसमें से बचा हुआ जो 20% है, 20 to 25% इट इज़ कैरिड, जैसे मैंने बोला, ऑन दी हीमोग्लोबिन ऑल्सो, ठीक है। और जैसे हीमोग्लोबिन पे CO2 अटैच होते हैं उसका एक बॉन्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बॉन्ड्स के नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे बॉन्ड का नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है, जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड हो रहा है उसका नाम हो जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन रिवर्सिबल बॉन्ड, जिसको भी हम ब्रेक करके एक्सचेंज के लिए हम दे सकते हैं इनटू दी लंग्स। ऑक्सीजन भी जो है वो पूरा का पूरा आरबीसी पे नहीं कैरी होता है, ऑलमोस्ट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड ऑन दी आरबीसीज, जबकि बचा हुआ जो 3% है, ठीक है, इट इज़ कैरिड इन द डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, ठीक है, डिजोल्व इन प्लाज्मा, ओके। सो ब्लड के कंपोनेंट्स में से कौन कौन फंक्शन में आ रहा है, प्लाज्मा कैरिंग कर रहा है ऑफ CO2 मेजरली, ठीक है, एंड थोड़ा सा ऑक्सीजन, जबकि दूसरा जो ब्लड का कंपोनेंट वो है आरबीसी, आरबीसी में से भी हीमोग्लोबिन जो एक बार में 4 O2 कैरी कर सकता है, रिवर्सिबल बॉन्ड से वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज़ देन कैरिड विच इज़ ऑलमोस्ट 97% ऑफ ऑक्सीजन बाय आरबीसी। दूसरा है 70% of CO2 is carried by blood plasma, 7% can be into dissolved state, and बचा हुआ जो 20% है that is carried by the hemoglobin in the form of carbamino hemoglobin bonding, ठीक है। अभी अपने लास्ट ईयर पोल्यूशन के चैप्टर में भी एक पॉइंट पढ़ा हुआ है दैट इज़ ऑफ
affinity of CO, that is carbon monoxide. ओके तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों डेंजरस है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। जब भी हम कुछ भी चीज़ बर्न करते हैं, ओके तो उसमें से इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी डेंजरस। जनरली ये जो है व्हीकुलर एग्जॉस्ट से भी निकलता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतना डेंजरस क्यों है? बिकॉज वेन एवर वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड थ्रू एयर, सो व्हाट डज इट डू इज इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ जब भी ये बाइंड करता है तो ये ऑक्सीजन से ज़्यादा अफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन दिखाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा अफिनिटी होने की वजह से ये कॉम्पिटिटिवली इट विल गो एंड अटैच टू हीमोग्लोबिन, एंड वेन एवर इट गोज एंड अटैचेस टू हीमोग्लोबिन इट फॉर्म्स ए बॉन्ड जिसको बोलते हैं हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड दिस बॉन्ड इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा, यानी कि जितने टाइम के लिए ये जिस हीमोग्लोबिन को अटैच्ड है जिस आरबीसी में से, उतने टाइम के लिए ये CO उधर ही रहेगा और उस हीमोग्लोबिन की 4 O2 कैरी करने की कैपेसिटी ये रिड्यूस करेगा। रादर दैट आरबीसी विल बी डैमेज्ड और इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर वॉट एवर लाइफ स्पैन इज रिमेनिंग, ठीक है। सो हेंस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इरिवर्सिबल बॉन्ड फॉर्म करता है, इसी वजह से इट विल लीड टू डैमेज ऑफ द RBCs and hemoglobin, and hence it is called as the air pollutant. This is one of the most dangerous air pollutants. It may even lead to suffocation and death अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो, ठीक है। सो हेंस कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ डेंजरस। अभी इसके अलावा बाकी के जो एनिमल्स है उनमें तो बहुत सारा इजी सा डिफ्यूजन से होता है, जैसे कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में मैंने बताया था डिफ्यूजन से ही डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो उसमें ये सब कैरिंग कैपेसिटीज़ एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की ज़रूरत तो इतनी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो दूसरा वाला जो हमें आज स्टडी करना है दैट इज़ इनटू फिश। एक छोटा सा जिस्ट बताती हूँ कि फ़िश में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। तो फ़िश जो है जनरली आपने देखा होगा फ़िश का जो माउथ रीजन होता है उसके बाजू में यहाँ पे जो गिल्स है उसके, ठीक है, ईदर द गिल्स आर directly exposed like this or they are covered by a flap like this which is called as the operculum, ठीक है। तो ओपरक्यूलम क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द गिल्स बिलो इट, ओके। तो गिल्स जो है आपने देखा होगा जनरली अगर अपनी फ़िश को ऑब्जर्व किया होगा तो फ़िश जो है वो जैसे ही मूव करते रहते हैं, जैसे ही अपनी फिन्स फ्लैप करती है वैसे ही ये ओपरक्यूलम भी ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। सो ओपरक्यूलम जब मूव होता है तब वो क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू करता है। सो दे टेक इन द वाटर फ्रॉम हियर एंड थ्रो इट आउट ऑफ द माउथ, अगेन वाटर गोज इन एंड कम्स आउट ऑफ द माउथ, ठीक है। तो जैसे ही गिल्स के अंदर आप देखोगे तो ऐसे कुछ कोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच ब्रशेस द एयर विच इज़ कमिंग इनसाइड। तो इसमें से जो एयर पास हो रहा है तो एयर के अंदर सॉरी एयर नहीं वाटर जो पास हो रहा है, ठीक है, सॉरी, तो वाटर जो पास हो रहा है थ्रू द गिल्स तो वो जब ऑक्सीजन कैरी करके आता है, सो ऑक्सीजन रिच वाटर इट गोज इनटू द गिल्स, वहाँ पे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेगा, वहाँ पे वो CO2 डाल देगा और जैसे ही ये बाहर जाएगा देन इट विल बी वाटर विल बी रिच इनटू CO2 एंड दैट वाटर इज देन कैरिड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश, ठीक है। तो गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है? लंग्स के जैसे ही है बट इट इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर लंग वाला एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू दिस गिल्स वाला apparatus, ठीक है। ईदर डायरेक्टली गिल्स आर प्रेजेंट और बिलो द ओपरक्यूलम द गिल्स आर प्रेजेंट फॉर exchange of gases. So that's all for today's class. That is how does the exchange of gases takes place, the mechanism of exchange of gases. I hope everything is clear for you all. अगर आपको कुछ डाउट होगा then you can take out time, लिख लो अपने डाउट्स जो भी है और आप मुझे पूछ सकते हो। डायग्राम्स आपको ये सब ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट देन अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स then you can just take the notes out of this and I will share the notes also, few of them, और आप उसको भी रीड कर सकते हो, उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो have a good time and take care. Bye. Mechanics of breathing. Consciously take a breath and think about the fact that there are 10 different muscle groups working together to make this happen. These muscle groups include the diaphragm
and intercostal muscles. The main muscle used for breathing is the diaphragm. The diaphragm is a dome-shaped structure consisting of several large muscles, which is sandwiched between the chest cavity, containing the lungs and the rib cage, and the abdomen, containing the digestive system, including your stomach. The muscles that move the rib cage itself are the internal and external intercostal muscles. They are each attached to the ribs and run between them. To inhale air, the diaphragm contracts and moves down, while the external intercostal muscles contract, forcing the rib cage up and out. The combined effect of the diaphragm and intercostal muscles increases the volume of the chest cavity and expands the lungs. This expansion of the lungs increases their volume, reducing the pressure within them, causing air to be drawn in. This action is similar to a piston sucking petrol into a car engine. In normal breathing, we use around 25% of our lung capacity, which is called our tidal volume. As you inhale deeply, the diaphragm moves further down into the abdomen, pushing your belly out, giving more room for the lungs to expand and draw in more air. This type of breathing is called belly breathing or abdominal breathing, and is critical to prepare you for your free dive. Belly breathing allows you to completely fill your lungs with air. The maximum amount of air your lungs can hold is called your total lung capacity. With training, you can use more of your lung capacity.